नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। जिस समय हिंदुस्तान की आत्मा पर आतंकियों ने अटैक किया, उसी समय सियासतदान अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकने का काम करना शुरू कर चुके थे। कोई अंबेडकर के नाम पर सियासत सुलगाने का काम कर रहा है तो कोई शहादत के नाम पर वोट बैंक को बटोरने में लगा हुआ है। सवाल ये कि क्या ये समय है सियासत करने का? क्या ये समय है कि आप देश के नाम पर अपना सियासी काम करें? ये वो सवाल है जो खड़े होना लाजमी हो जाते हैं। यूपी की सियासत में पोस्टर वॉर अक्सर देखा जाता है। अखिलेश यादव को कभी श्री कृष्ण के बराबर दिखाया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ आज राजधानी लखनऊ में एक पोस्टर और लग गया, जिसमें अखिलेश यादव का अंबेडकर के समकक्ष पोस्टर लगाया जाता है। सवाल ये कि क्या अखिलेश यादव दलितों के वोट बैंक के लिए सबसे बड़ा मसीहा अपने आप को दिखाना चाहते हैं? क्या वोट बैंक के लिए सियासतदान इतना नीचे गिर जाएंगे? क्या अखिलेश यादव अंबेडकर बनना चाहते हैं? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार किया है। इस बार मौका था देवरिया का। मंच से बोल रहे थे योगी आदित्यनाथ और निशाने पर थी टीपू ब्रिगेड। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद सियासत अपने चरम पर है। बयानबाजी युद्ध स्तर पर की जा रही है। विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाली और विपक्ष को जमकर आड़े हाथों लिया है। मशहूर कवि रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। ये पंक्तियां आज के हालात पर बिल्कुल सटीक साबित होती हैं। चूंकि बॉर्डर पर जंग के हालात बन चुके हैं, भारत और पाकिस्तान की ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग भी की जा रही है। वजह है पहलगाम में हुआ आतंकी अटैक। दरअसल पहलगाम में पर्यटकों के नरसंहार के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात बनते जा रहे हैं। आतंकिस्तान के खिलाफ दुनिया भारत के साथ खड़ी है। भारत ताबड़तोड़ एक्शन ले रहा है। दहशतगर्दों को पनाह देने वाले पाकिस्तान की कमर तोड़ रहा है। पहलगाम के गुनहगारों को हर हाल में सजा देने की बात कह रहा है, तो इसके लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है, ताकि पाकिस्तान की हर काली करतूत दुनिया के सामने आ सके। तो वहीं बीजेपी, सपा और कांग्रेस हर मोर्चे पर सियासी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा था, ये भी आप समझिए। तो योगी का विपक्ष पर आज एक बार फिर से कड़ा प्रहार देखने को मिला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजनीति करने की भी सीमा होती है। यहां उनका निशाना अखिलेश यादव पर था। उन्होंने कहा कि ये पूरी पार्टी एक परिवार पर सीमित है। इन्होंने तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पार कर दी है। एक स्वर में आतंकवाद के खिलाफ बात हो, विपक्ष पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा नेता ने कहा हिंदू हिंदू को मारता है। पाक प्रवक्ता की तरह विपक्ष के नेता बात करते हैं, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने कहा कि सपा के प्रवक्ता पाकिस्तान के प्रवक्ताओं की तरह बात कर रहे हैं। सपा कांग्रेस नेताओं का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। अब ऐसे में सवाल तो बनता है, टीपू ब्रिगेड बोले पाक की बोली, आतंकियों पर चलेगी गोली। योगी ने कसा तंज, सपाइयों पर क्यों चढ़ा पाक रंग? संवेदनहीनता की हदें पार, देश पर क्यों है आर पार? अंबेडकर बहाना, मकसद सियासत चमकाना। संवेदनहीन सपा की डर्टी पॉलिटिक्स क्यों? आज इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज क्या कुछ कहा। पहले आप ये सुनिए, समझिए, फिर हम मेहमानों का रुख करेंगे, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। चीजों के लिए थी, पिछली सरकारों ने बीमारियां दी, चीनी मिलों को बंद करके यहां पर बेरोजगारी दी, पिछली सरकारों ने यहां पे दंगे करवाए, पिछली सरकारों की सोच ही वही थी। आपने देखा होगा भी, ये लोग जो परिवारवादी हैं, जिनकी सोच केवल अपने परिवार तक सीमित है, जाति का नारा देते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो तुष्टीकरण की नीतियों की पराकाष्ठा को पूरी करते हुए
केवल अपने परिवार के विकास की बात करते हैं, अपने परिवार तक सीमित रह जाते हैं। आपने देखा होगा जब 22 अप्रैल को पहलगांव में पर्यटकों पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान किस किस प्रकार के बयान आते हैं, ये पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। ये पता लगाने में ही कठिनाई हो जा रही है। आपने कल समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी का मुंबई में दिया गया बयान देखा होगा। तो आज जो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त है पहलगाम में हुआ आतंकी हमला, और उसके बाद से ही लगातार तमाम पार्टियां सियासी रोटियां सेकना शुरू कर चुकी हैं। एक पोस्टर इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा में है, जहां पर अखिलेश यादव की जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं किस तरह से आधी तस्वीर बाबा साहेब अंबेडकर की है तो आधी तस्वीर अखिलेश यादव की है। अब समाजवादी पार्टी इन तस्वीरों के जरिए क्या मैसेज देना चाहती है, ये भी आज की इस चर्चा में हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ हमारे आज के खास मेहमान दलित चिंतक राम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश में। और आज की इस चर्चा की शुरुआत भी मैं सबसे पहले आपसे करना चाहूंगी। ये पोस्टर आपने देखा, बाबा साहब अंबेडकर की आधी तस्वीर और आधी तस्वीर अखिलेश यादव की, क्या मैसेज देना चाहती है यहां पर समाजवादी पार्टी? ये दिखाना चाहती है कि अखिलेश यादव बिल्कुल समकक्ष हैं बाबा साहेब के, या वो खुद को बाबा साहब बनाने की कोशिश कर रहे हैं दलितों के बीच में? जी, पहली चीज तो बाबा साहब के समकक्ष वर्तमान समय में देश का कोई भी नेता या आने वाले समय में कोई भी नेता बाबा साहब के समकक्ष खड़ा नहीं हो सकता है जी, ना उनकी बराबरी कर सकता है। बाबा साहब पूरे विश्व में सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से उनकी व्याख्या की जाती है, सबसे बड़े विद्वान के रूप में व्याख्या की जाती है। और उस जो हमारे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं जो सत्ता में आए और सत्ता में नहीं आए, उन सभी लोगों ने बाबा साहब के द्वारा लिखित संविधान की शपथ लेकर के सत्ता और शासन में बैठे हुए हैं। इसलिए बाबा साहब की बराबरी करना तो दूर की बात है। बाबा साहब के एक सवा हिस्सा भी वो नहीं है किसी भी तरीके से। और अगर बाबा साहब की बराबरी करते हैं तो इसमें कोई हिचक नहीं है कि अगर जिस प्रकार से अगर ये तस्वीर आपने दिखाई है, अगर ये किया गया है तो ये मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। और देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, ऐसे राजनेता को ये शोभा नहीं देता है कि वो उनकी बराबर में या तस्वीर लगा करके वो करें। लेकिन राम प्रकाश जी, समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाए, अखिलेश यादव की बात कर ली जाए, या तमाम समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो पीडीए का नारा इस वक्त बहुत तेजी से उठा रहे हैं। पहले उनका MY फैक्टर था, वो अब धीरे धीरे पीडीए में कन्वर्ट होता नजर आ रहा है। नहीं, ठीक है, हम उस नारे का विरोध नहीं कर रहे हैं, सहमत हैं उससे कि होना चाहिए, एक अपने अधिकारों के लिए, हक के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन पीछे जब सरकार में थे तो उस समय माननीय अखिलेश जी द्वारा गलतियां की गई जिनका वो सुधार कर रहे हैं, और हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। अगर वो सुधार करता है, परिवर्तन लाता है अपने में, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो अपने आप को ये मानते हैं कि हमसे कुछ बीते समय में गलतियां हुई हैं और अगर उसका पश्चाताप करते हैं वो, और एक अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, और जो उन्होंने पीडीए नाम रखा है, पिछड़ा, दलित और माइनॉरिटी को लेकर साथ चलने में, इससे कोई हमको ऐतराज नहीं है। हम और किसी को भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इस पे जो हमारे देश में राजनीति होती है बाबा साहब के नाम को लेकर के, और बाबा साहब के नाम को लेकर राजनीति तो करते हैं और बाबा साहब को मानते भी हैं, लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते हैं। यानी बाबा साहब ने जो कहा है समाज के लिए,
कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। हम शिक्षित भी हो रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन ये टुकड़े टुकड़े में संघर्ष हो रहा है। अगर सबकी विचारधारा बाबा साहब की विचारधारा है तो सब एक बैनर के तले क्यों नहीं आते हैं? जी, इस पे भी तो राजनेताओं को विचार करना चाहिए। अगर सबका उद्देश्य है, अगर वो, और दूसरी चीज रहती जैसे पीडीए दलित कहते हैं, पहली चीज जिस प्रकार से हरिजन शब्द शब्द असंवैधानिक था, ठीक उसी प्रकार से मैं दलित शब्द को भी असंवैधानिक कहता हूं, मानता हूं। बिल्कुल। चलिए ठीक है राम प्रकाश जी, मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि ये भी जिस प्रकार से जी 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 ठीक है, मैं लौटूंगी राम प्रकाश जी आपके पास। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं, एक बार उनका भी मैं परिचय करवा दूं दर्शकों से। अवधेश उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हमारे साथ हैं, और एसके दुबे जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। एसके दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। राजेंद्र सागर, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर वीएन झा, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। झा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और किरोड़ी सिंह, विदेश मामलों के जानकार हैं। किरोड़ी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अवधेश उपाध्याय जी, आज शुरुआत मैं आपसे ही करूंगी। अभी आपने राम प्रकाश जी को भी सुना, वो कह रहे हैं कि बाबा साहेब को तो मानते हैं लेकिन उनकी नहीं मानते हैं। एक पोस्टर बहुत वायरल हो रहा है जहां पर आधी तस्वीर अखिलेश यादव की है और आधी तस्वीर बाबा साहेब की है। और फिर आज सीएम योगी ने एक बयान भी दिया है। कानपुर में शुभम, जिनकी हत्या कर दी गई पहलगाम में, उनको लेकर भी राजनीति हो रही है इस वक्त विपक्ष की ओर से। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ पहलगाम की। जिस तरह से पहलगाम में जो इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा जो हिंदुओं पर अत्याचार किया गया, जो हमला किया गया, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और उससे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में बैठे हुए कुछ विपक्षी दल के नेता, चाहे समाजवादी पार्टी ले लीजिए या कांग्रेस ले लीजिए, आज भी वो उसी तरह का व्यवहार कर रहे हैं जैसे ये पहले करते थे आतंकी संगठनों के साथ, आतंकियों के साथ। अरे भाई, एक बात बताइए, देश के 26 हिंदू जो है वहां शहीद हो गए देश के लिए, ठीक है। मारने वाला कौन था सब जानते हैं, इसमें कुछ छिपाने वाली बात तो है नहीं। जो लोग कहते हैं कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता, भाई उन्होंने धर्म पूछकर मारा, उन्होंने कलमा पढ़वाया, पैंट उतरवा कर हिंदू है या मुसलमान है। उसके बावजूद अखिलेश यादव जैसे लोग, कांग्रेस के जो नेता है रॉबर्ट वाड्रा जैसे जो लोग हैं, और जो कांग्रेस के नेता हैं जो कहते हैं कि भाई नहीं नहीं नहीं, हमारे देश में रॉबर्ट वाड्रा का आपने बयान सुना था, क्या कहा था? अरे देश में जो हिंदू और मुस्लिम को दबाया जा रहा है उसका नतीजा भुगतना पड़ा है वहां पर पहलगाम में। शर्म आनी चाहिए ऐसे बयान देने से पहले। रॉबर्ट वाड्रा हो या अखिलेश यादव हो, जो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं अरे आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवादियों को धर्म नहीं होता है। अरे भाई थोड़ा शर्म कीजिए। जो व्यक्ति धर्म पूछकर मार रहा है कि आप हिंदू हैं, हाँ हाँ देसी गोली मार दी, उसके लिए आप कह रहे हैं कि उनका कोई धर्म नहीं है। दुर्भाग्य की बात और क्या है इस देश की। ऐसा विपक्ष हमारे देश में है जो कभी कभी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का विपक्ष हमारे देश में बैठा हुआ है, उसकी भाषा बोलते हैं हमारे देश में बैठ कर। ठीक है अवधेश, अभी छोटी छोटी प्रतिक्रिया ले रही हूँ मैं, ठीक है, अभी छोटा छोटा रिएक्शन सभी मेहमानों से मैं ले लेती हूँ। एसके दुबे जी, आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के प्रवक्ता, विपक्ष के नेता इस तरह से बयान देते हैं जैसे पाकिस्तान का कोई प्रवक्ता बोल रहा हो। देखिए, यही दुर्भाग्य है कि इस समय जो जिसकी सरकार है उसके ही नेता इस तरीके का माहौल पैदा कर रहे हैं जो अति निंदनीय है। आज बात होनी चाहिए कि आखिरकार अगर 26 जो शहीद हुए हैं, हम तो उन्हें शहीद बोलेंगे क्योंकि वो हमारे देश के नागरिक थे, तो उसमें एक शख्स वो भी था जिसने अपनी जान सामने से बचाने के लिए दी है। तो क्या हम उसके कुर्बानी को भूल जाएंगे क्या? उसने भी तो जान बचाई। और वहाँ कुछ लोग ऐसे वीडियो भी आ रहे हैं कि जो शख्स कश्मीरी, वो उसको ले जाके, मतलब जो वहाँ यात्री थे, जो वहाँ ये घूमने गए थे लोग, उनको अपने कंधे पे उठा के लेके जा रहे हैं, बात पहुंचा रहे जगह पे। तो वो क्या था? देखिए, ये 101% है कि हिंदुस्तान के अंदर या कश्मीर के अंदर बिना ऐसा हिंदू मारे गए, पहले सुनिए, हम बीच में नहीं बोले, पहले बता दीजिए ना।
हिंदुस्तान मैं ये नहीं कह रहा, अरे मैं पहले सुन रहा हूँ सुनिए यार, यार, आप मुझे ये पहले बता सुनिए, दीजिए, पहले वे पहले धर्म पूरी बात दुश्मन सुनिए, मार उसके रहे बाद हैं, बात पैर करिए, शर्मा रहे हैं, पहले वो उसके कलमा पढ़वा बाद रहे बात हैं, करिए वो भाई, व्यक्ति कौन से उनके नाम पहले पे बता उसके दीजिए बाद आप। बात करिए। ठीक है ठीक पहले है। उसके देखिए बाद बात अब करिए। यहाँ पर सर इस तरह से यहाँ ये पर एक बहुत मिनट, मेरी बात बहुत अधूरी गंभीर रह विषय जाएगी। है, बहुत संवेदनशील नहीं, विषय सुनिए, है जिस सुनिए, पर हम ये चर्चा कर रहे बहुत हैं। महत्वपूर्ण हमारे है। साथ रक्षा विशेषज्ञ भी जुड़े हैं, विदेशी मामलों के जानकार भी हमारे साथ जुड़े हैं। एक एक करके अभी अपना पक्ष रखिए, फिर अभी आगे चर्चा और है। ठीक है एसके दुबे ये जी, बात अधूरी रह जाएगी। इसी ठीक से है लिंक एसके इसके दुबे जी, लिए आप एक अपनी सेकंड, बात एक कंप्लीट सेकंड। कर लीजिए सर, आप अपनी बात कंप्लीट एक कर सेकंड, लीजिए हाँ। विद इन 1 मिनट आप अपनी बात कंप्लीट ये इसमें कहीं दो राय नहीं है कि कोई ना कोई भारतीय उसमें इन्वॉल्व है, कश्मीरी इन्वॉल्व है, तभी उनको सारे रास्ते मालूम चले। यानी कि लेकिन हम अगर वो 2-4 लोग, 10 लोग, 50 लोग होंगे, उसमें हम पूरे को शामिल कर देंगे तो ये अन्याय है, ये अन्याय है। क्योंकि मैं अमरनाथ गया था, मैंने देखा है कि उनको पूरे उनका कितना शोषण होता है। जो खच्चर ले जाते हैं, घोड़े ले जाते हैं, 300-300 रुपए देते हैं पूरे पूरे दिन का। उनकी 2 वक्त की रोजी झूठ बोल रहे हैं आप, रोटी पड़ती है। 1000 रुपए लेते हैं, दुबे जी झूठ ठीक बोल है रहे ठीक है ठीक है। अरे अब रुक जाइए सर, रुक जाइए अवधेश जी, मैं गया हूं, अवधेश जी, अवधेश मैं जी। गया हूं। मेरे मालिक। अरे अरे सर अब उनके किराए पर तो मत झगड़ पड़िए, उनके किराए पर मत झगड़िए सर कि वो कितना किराया लेते हैं। अरे सर ठीक है दुबे जी, चलिए वो 1000 रुपए लेते हो, वो 300 रुपए लेते हो, अभी वो मुद्दा नहीं है सर, अभी वो मुद्दा नहीं है, अभी वो मुद्दा नहीं है सर। बहुत गंभीर विषय है जिस पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं। अब वो कितना किराया लेते हैं उन चीजों पर सर यहाँ पर आप अपनी भी एनर्जी मत वेस्ट करिए, टाइम भी मत वेस्ट करिए, दोनों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है राजेंद्र सागर तो पूरा से एंगल पड़ेगा भाई, आप आधी चीज को देख के कैसे कर सकते हैं? पूरा एंगल देखो कि उनका शोषण, इकोनॉमिकली शोषण हो रहा है। बड़ी चिंता है दुबे जी आपको, है? चलिए ठीक है, अरे हम उनका बता शोषण देंगे हो रहा है, हम उस पर भी बात करेंगे। ठीक है बताइए। 1 मिनट, अब रुक जाइए राजेंद्र जी, आपसे सर एक क्वेश्चन होगा यहाँ पर। 1 मिनट सर रुक जाइए, अभी और भी मेहमान हमारे साथ हैं। प्लीज सर, आप दोनों इतनी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप इस तरह से खुद को रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी ऐसे मुद्दे पर, ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर, अब आप इस तरह से झगड़ेंगे सर, तो ये चीजें शोभा नहीं देती हैं। बहुत गंभीर विषय है जिस पर हम चर्चा करने के लिए आज यहाँ पर मौजूद हैं। राजेंद्र सागर जी, आज जिस तरह का बयान दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और फिर पहलगाम के हमले को लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने भी इस तरह की बयानबाजी कर दी है, सर ये चीजें अच्छी लगती हैं क्या इस विषय पर? देखिए अपूर्वा जी, पहले तो कोई इंटरप्ट ना करे, जैसे मैंने सुना है सुनते रहे वैसे। नहीं सर देखिए, उतना टाइम तो नहीं दे पाऊंगी मैं आपको, मैं सिर्फ 2 मिनट का समय दे पाऊंगी क्योंकि हमारे साथ और भी मेहमान हैं। नहीं, अपनी बात खत्म करूंगा, ठीक है। लेकिन इंटरप्ट ना करे कोई भी। हाँ कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, 2 मिनट है आपके पास, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। देखिए, कश्मीर में पहलगाम में आतंकवादी आए, 28 लोगों की हत्या कर देते हैं, ठीक है। 2000 लोग वहां होते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई पुलिस नहीं, किसकी जिम्मेवारी थी? कोई सुरक्षा एजेंसी नहीं, बराबर इनपुट आ रहे थे, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी, ठीक है। दूसरी चीज, मैं किसी के बयान पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो कांग्रेस का ऑफिशियली बयान नहीं था, और ना कांग्रेस के किसी उस पद पे हैं वो, ठीक है, या मैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है। दूसरी चीज, उन लोगों ने 28 लोगों को मारा, जिसमें 26 हिंदू, 1 मुस्लिम, 1 ईसाई, ठीक है। अगर उन्होंने धर्म पूछ के मारा, ठीक है, आप कब हो, लेकिन इस देश में जो सत्ता चला रहे हैं उनका क्या फर्ज था? क्या इस देश के 140 करोड़ लोगों को ले जाके उस आग में झोंक देना? आप इनके ट्विटर हैंडल से, तमाम सोशल मीडिया से तुरंत एक पोस्टर जारी होता है और उसका मीम बनाया जाता है जिसका पति खोया है, बताइए आप हैं, उसका मीम बना के आप सोशल मीडिया पर डालते हैं और उसको लिखते हैं कि उन्होंने जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा। अरे बताइए किस तरीके का भारत बना रहे हैं आप? 140 करोड़ लोगों को आपने, उन आतंकवादियों ने 28 लोगों को मारा, आपने 140 करोड़ लोगों को झोंक दिया उसमें लड़ने के लिए, ठीक है। सरकार का फर्ज था, जो सरकार चला रहे हैं वो उनका फर्ज था इस तरीके की जो है
उस चीज को बढ़ावा ना देना, लेकिन इनको तो हिंदू मुस्लिम करनी है, इनको इस देश में जो है इस तरीके की नफरत फैलानी है, क्योंकि जब तक ये नफरत नहीं फैलाएंगे इनकी राजनीति नहीं चलेगी, इनकी राजनीतिक रोटियां नहीं टिकेंगी, है ना। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि उन्होंने केवल 28 को मारा, आप 140 करोड़ लोगों को मारने की कोशिश करते हैं। आपने आपस में जो जिस तरीके का आज जहर घोल रखा है, आप घोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कहां जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है। आप देखिए उधर 28 लोग मर जाते हैं, उनकी कोई सुरक्षा नहीं, उनका कोई जो है किसी तरीके का कोई देखने वाला नहीं, 1.5-2 घंटे तक वहां महिलाएं चीखती रही, कोई उठाने वाला नहीं, लेकिन तुरंत रेड कारपेट बिछते और तुरंत उनको जो है श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम बन जाता है। आप देखिए कहां हम देश को ले जा रहे हैं, और फिर अगर कोई सवाल पूछेगा तो वो देशद्रोही हो जाएगा। ये मानसिकता ठीक है राजेंद्र सागर जी, पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है, समझे। आप उस बात को करिए कि पूरा देश ठीक है, देश साथ खड़ा है सर, लेकिन फिर इस तरह की बयानबाजी तो नहीं होनी चाहिए ना, कुछ समय के लिए इन चीजों पर तो लगाम लगनी चाहिए। जब आप ये दिखा रहे हैं कि हम साथ में हैं, आप ये दिखा रहे हैं कि हम साथ में हैं, लेकिन फिर पीठ पीछे इस तरह की चीजें तो मत करिए सर। अगर साथ में है तो फिर पूरी तरह से साथ में रहिए। सेना पर, वहां की इंटेलिजेंस पर, वहां की आईबी पर उंगली मत उठाइए सर, सवाल मत उठाइए। अगर आप मुझे समय दे तो मैं आपको, चलिए मैंने आपको भी सर समय दिया, और भी मेहमान हैं हमारे साथ, एक एक करके मैं सबको समय दूंगी सर। जो बीजेपी के लगातार लोग बयान भी जो कर रहे हैं इस देश में, चलिए ठीक है सर, ठीक है, अब रुक जाइए सर, अब रुक जाइए। वीएन झा जी, सर मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए अब राजनीति तो हो रही है सर इस पूरे मुद्दे पर, इसे रोका नहीं जा सकता है। बार बार वहां की चीजों को लेकर सवाल उठ रहा है, सिविलियंस का जिक्र किया जा रहा है कि बिना कश्मीर के सिविलियंस के इन्वॉल्वमेंट में ये चीजें नहीं हो सकती थी। एक सवाल ये भी सर यहां पर उठ रहा है कि क्या जो केंद्रीय बल है और जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है, उनके बीच इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन को लेकर कोई गैप दिखता है? धन्यवाद इस चर्चा में बुलाने के लिए। जी सर। थोड़ी सी मन में कहीं कटोस लग रहा है कि क्या इस पैनल में हम लोग जो सब बैठे हुए हैं, क्या हम लोग सब भारतीय हैं? क्या यही भारत है जो आज के दिन में एक ऐसी स्थिति से जूझ रहा है जहाँ पे कि लाखों जवान और लाखों लोग उनकी जो जीवन है वो दांव पे लगी होगी? क्या यही चीज़ है जो हम लोग एक स्वर में कभी बोलते थे, आज के दिन में सब अपने अपने स्वर में बोल रहे हैं क्योंकि उसको अपना वोट लेना है किसी खास जाति या वर्ग से? बहुत 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 पश्चाताप हो रहा है। मैंने भी लगभग 40 साल भारतीय सेना को दिया हुआ है। इस स्थिति को हमने कभी महसूस पहले नहीं किया था। बहुत बहुत दुर्भाग्य है ये भारत का। लेकिन अब आते हैं जो आपने सवाल पूछा हुआ है। देखिए अभी फिलहाल जो चीज़ें यहाँ पे हो रही है, ये अभी तो एक ही चीज़ हुआ है कि किसी जो टेररिस्ट कह लीजिए, उसको जिहादी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उन्होंने आके एक कत्लेआम किया हुआ, जिसके लिए कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम आपको दुनिया के किसी भी छोर में आप जाइएगा तो हम आपको और आपके जो तंत्र हैं ढूंढ के मारेंगे। इतना ही कहा हुआ है। ना पाकिस्तान का नाम कहीं आया है, ना मुसलमान का नाम कहीं आया है, ना हिंदू का नाम कोई आया हुआ है। प्रधानमंत्री के वक्तव्य में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर हम 2019 में जो बालाकोट हुआ था, अगर उससे हम कुछ सीख लें तो ऐसा पॉसिबल है कि जब आप जिहादी तंत्र पे या उसके टेररिस्ट तंत्र पे पाकिस्तान की हमला कीजिएगा तो शायद वो जवाबी हमला अपने मिलिट्री द्वारा हमारे यहाँ करे। हमें 1971 का वो वाकया याद है जब हम बांग्लादेश को सबक सिखा रहे थे और पाकिस्तान ने यहाँ पे पश्चिमी क्षेत्र पे वायुसेना द्वारा पहला स्ट्राइक किया था। याद रखिए, जब पहला स्ट्राइक होता है तो उसमें आपको बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। और जो अभी जो देख रहे हैं कि तीनों सेना इस चीज़ में लगी हुई है कि प्रिपरेशन एक हो, वो इसीलिए लगी हुई है कि हम जो आतंकियों पे हमला करेंगे उसको रिटेलिएट करने के लिए अगर पाकिस्तान देश उन जिहादियों को बचाने के लिए या उन टेररिस्ट को बचाने के लिए अगर हम पे वॉर करेगा तो हमें कोई नुकसान ना हो। इसीलिए ये जो सारे प्रिपरेशंस देख रहे हैं कि डे 1 से आर्मी नेवी एयरफोर्स को जो है अलर्ट कर दिया गया है। और आज हमें पता चला है थोड़ी देर पहले कि उनको
उनके हाथ खोल दिए गए हैं कि अगर तुम पे अटैक होता है तो उसके बाद फिर फ्री किसी हैंड से कर दिया पूछने की गया है सर। जरूरत वही अभी अभी हाल ही में, अभी थोड़ी देर पहले ही जी, बैठक खत्म हुई है, उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी की ओर जी, से ये कहा गया है कि हमने सेना को फ्री हैंड कर दिया है। नीति, बिल्कुल। स्ट्रैटेजी, प्लानिंग सब कुछ सेना करे, हम थोड़ा सेना के साथ हैं। थोड़ा सा समय और दीजिएगा अप्रभा सर सर कि मैं ठीक किसी है सर, लेकिन पॉलिटिकल सर पार्टी थोड़ा कम हाँ समय लेते हुए सर, मैं और भी मैं मेहमान किसी हैं हमारे पॉलिटिकल साथ। पार्टी जी का नहीं हूँ, पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा। जी जी। यहाँ पे एक दो विशेषताएं और हैं कि जो हम जो करने जा रहे हैं उसका रिटेलिएशन पॉसिबल है, लेकिन जो आर्म फोर्सेस है वो पूरी तैयारी करके अभी तैयार रहे। और यहाँ पे ऐसा अभी ऐसी स्थिति है कि मैं पूरे देश से हाथ जोड़ के, मैं एक पूर्व सैनिक हूँ, पूर्व सेना अधिकारी हूँ, पूरे देश से भी विनती करता हूँ कि अभी मैं, आप और तुम वो सब मत कीजिए। अभी जो भारत सरकार के अंदर में जो सेना अभी जो करने जा रही है, क्योंकि अगर उन जिहादियों के खिलाफ में अगर अटैक भी करना होगा तो वो सेना ही करेगी, या तो वायुसेना करेगी, या नौसेना करेगी, या सेना करेगी, या फिर और कहीं से होगा। तो ये सब जो होने जा रहा है अभी, ये मैं तो तू मैं अभी मत कीजिए प्लीज, फॉर गॉड सेक। और आपके पास में आज के दिन में राजद्रोह नहीं है, वो चली गई है सेडिशन, लेकिन आपके पास में देशद्रोह का धारा 150 मेरे ख्याल से उसका नाम है, जो कि भारतीय न्याय संहिता के अंदर में है। ऐसे लोग जो ऐसी स्टेटमेंट आज के दिन में दे रहे हैं जिससे कि लोगों में नफरत हो या यहाँ पे सेपरेटिज्म का वातावरण हो, तो भारतीय जनता पार्टी को कोई ऐसा हाथ नहीं बंधा हुआ है कि वो उस धारा को इन्वोक ना करे। ऐसी हर स्थिति से वो गुजरे, क्योंकि आज के दिन में वो सत्ता में है, तो इसलिए ऐसी चीजों को वो एक्सेप्ट ना करे। अगर कोई भी नेता अगर इस तरह ठीक है की सर, का बयान देता है ठीक है सर, तो मैं लौटूंगी सर, आपको यहीं पर रोकना चाहूंगी, मैं लौटूंगी। हमारे साथ किरोड़ी सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। किरोड़ी जी, अब यहाँ पर मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि क्या वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ की अगर बात करें तो क्या अब ऐसे देशों को भारत के साथ आतंक विरोधी मोर्चे पर जुड़ने की जरूरत है या इन्हें जोड़ने की जरूरत है? क्या अभी वो वक्त है या अभी इन चीजों में और देरी होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं जहां साहब से सहमत होते हुए एक बात कहूंगा, जी क्योंकि ये बातचीत सामने आ रही है कि ये राष्ट्रीय सुदृढ़ता का समय है। भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो हमें किसी जो विभाजनकारी बात हो वो नहीं करनी चाहिए। अगर हम वो करते हैं तो जो आतंकवादियों का उद्देश्य था वो पूरा हो रहा है। आतंकवादी यही चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम हो जाए, और इसीलिए उन्होंने नाम पूछ के, कलमा पढ़ा के ये सब किया कि हिंदुस्तान में आग लग जाएगी, हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। तो वो आतंकवादियों का हम उद्देश्य पूरा नहीं होने देना चाहते हैं, तो हमें सुदृढ़ता रखनी है। और उसके लिए आज प्रधानमंत्री जी ने, मेरे ख्याल से सामान्यतः कोई डिसीजन लेते तो 3 तरह के इनपुट होते हैं। एक इंटेलिजेंस इनपुट होता है जिसमें हमारे एनआई वगैरह ने एक सफिशिएंट एविडेंस जुटा लिए हैं कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा, सैन्य की तैयारी क्या है, उसके लिए आज कमांडर से भी बातचीत हो गई है। तीसरा सिविलियन इनपुट है, वो ऑल पार्टी मीटिंग, और दूसरे सिविलियन इनपुट से ये है कि देश में सुदृढ़ता है, पूरा देश एक साथ है। ऐसा तीनों इनपुट हमारे गवर्नमेंट के पास आ गए हैं। अब जो हम डिवीजन की बात करते हैं वो अलग है। तो उसके बाद कल कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, कल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हो रही है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, सबकी मीटिंग हो रही है। तो कल का दिन बड़ा क्रूशियल है, कोई न कोई फाइनल डिसीजन होगा। अब आपका जो सवाल है उस पे मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा। देखिए, जो सवाल ग्लोबल साउथ के लिए भारत पहले से ही वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सबमिट करता रहा है, 2 सबमिट कर चुका है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, भारत ग्लोबल साउथ को लीडरशिप दे रहा है। और यही नहीं, जो G20 की मीटिंग होती है उसमें जो विकसित देश है उनके सामने, और जो ग्लोबल साउथ के देश है, भारत एक तरह का पुल का काम कर रहा है। भारत जो विकसित देश है उनको भी ये समझा रहा है कि आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप जो ग्लोबल साउथ के गरीब देश हैं उनकी मदद करें। और वही नहीं, आपकी जिम्मेदारी इसलिए है कि आपने ग्लोबल साउथ के देशों को उपनिवेश बना के शोषण किया है लंबे समय तक। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारे
दादा ने या परदादा ने शोषण किया तो हम उसके बदले में मदद नहीं करेंगे। तो भारत जो विकसित देश है उनको भी समझा रहा है और जो विकासशील देश है ग्लोबल साउथ के उनको भी साथ लेके चल रहा है। आतंकवाद के लिए भारत ने हर मंच पे संयुक्त राष्ट्र संघ से लेके ब्रिक्स में, एससीओ में, G20 में हर जगह भारत ने आतंकवाद के लिए सुदृढ़ता को लेके वहां की जो जॉइंट कम्युनिटी हुई है उसमें आतंकवाद के इश्यू को रखवाया और रखवाया नहीं, उनसे मनवाया है कि हम सब मिलके आतंकवाद के विरुद्ध लड़ेंगे। और इसीलिए जो भारत के साथ हुआ उसमें चाइना को भी ये कहना पड़ा कि आतंकवाद किसी भी फॉर्म में, किसी भी मैनिफेस्टेशन में हो, हम उसके अगेंस्ट में है। ये भारत का प्रभाव है। तो पाकिस्तान का दोस्त होकर भी चाइना ने ये कहा कि हम किसी भी तरह के आतंकवाद के खिलाफ है। तो भारत ने जो आतंकवाद के लिए दुनिया को कन्विंस किया है कि आतंकवाद के लिए हमें एकजुट होकर लड़ना है, तो उसमें भारत सफल रहा है। और ग्लोबल साउथ के विकास को गति देने के लिए, उसको नेतृत्व देने के लिए भी भारत काफी सीमा तक सफल रहा है। भारत और पाकिस्तान की अब किस तरह की स्थिति बनती है ये कल तय हो जाएगा। मेरे ख्याल से कल कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होना है। इनपुट सब आ गए हैं, प्रिपरेशन हो गई है। तो हमें जो हम ये क्षेत्रीय बात करते हैं, चाहे यूपी की हो, बिहार की हो, राजस्थान की हो या के साउथ के स्टेट्स की हो, अभी वो बात करने का, उसको हाईलाइट करने का वक्त नहीं है। अभी तो राष्ट्रीय सुदृढ़ता को ध्यान में रखे। और जैसे झा साहब ने अपील की है, मैं भी मेरे राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं से कहूंगा, देश आप और हम सबसे और राजनीतिक दलों से ऊपर है। जी ठीक है, बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। अवधेश उपाध्याय जी, अब जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज इस मुद्दे पर भी सवाल उठाया है कि एक तरफ तो समाजवादी पार्टी कहती कि हम सबके लिए हैं, लेकिन फिर भी वो शुभम द्विवेदी के घर नहीं जाते हैं, परिवार से भी नहीं मिलते हैं। एक इतनी बड़ी क्षति हुई लेकिन फिर भी उस परिवार से सपा का एक नेता नहीं गया मिलने। बिल्कुल, देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको बताऊं, ये अखिलेश यादव वही है ना, आपने देखा होगा संभल में जब दंगाई मरते हैं, उन दंगाइयों से मिलने के लिए 144 धारा तोड़ने के लिए प्रतिनिधि मंडल मिलने जाता है संभल में, और उनको 5-5 लाख रुपए समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव देते हैं। लेकिन शुभम द्विवेदी क्या, कौन गया? कोई नहीं गया। क्या अखिलेश यादव शुभम द्विवेदी के परिवार को कुछ आर्थिक सहायता देंगे? नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका वोट बैंक जो नाराज हो जाएगा। भाई वो जो खुद ये कह रहा है, अखिलेश यादव जी की बात कर रहा हूं, तो खुद ये कह रहे हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, जिन्होंने वो मारे हैं उनका कोई धर्म नहीं है। अरे भाई एक बात बताइए, जिन लोगों ने धर्म पूछकर पूरा आपका पैंट उतरवा कर, ठीक है, कलमा पढ़वा कर मारा हिंदुओं को, उनके लिए आप कह रहे हैं वो कोई धर्म ही नहीं है। अरे कम से कम मुंह से बोल दो भाई कि वो इस्लामिक धर्म के जो कट्टरपंथी विचारधारा के जो आतंकवादी है उन्होंने मारा हिंदुओं को। इतना बोल पाने में क्या दिक्कत है? और यहाँ ये भाषणबाजी कर रहे हैं दुबे की और राजेंद्र सागर की। अब मैं बताऊं आपको, सागर जी बता रहे थे किसने कहा है कांग्रेस के। देखिए रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं भारत में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, एक मिनट सर, ये आप आपस में तू में नहीं, आपस में तू में नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं, आपस में नहीं, अपनी अपनी बारी में बोलिए, अपनी बारी में बोलिए, आपस में तू में नहीं करेंगे। राजेंद्र जी आपकी बारी आएगी तब आप बोलिएगा, आपकी बारी आएगी आप बोलिएगा। रुक जाइए, सब सुन लीजिए, और भी मेहमान है सर हमारे साथ। उनकी बयान है, सारे कांग्रेस के नेता एक तरफ से पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तानी आतंकियों के साथ खड़े हैं। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो आतंकी हमला हुआ है पहलगाम में इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों द्वारा, ठीक है, चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। राम प्रकाश जी से एक सवाल है मेरा यहाँ पर, ठीक है? अरे रुक जाइए सर, रुक जाइए। अरे राजेंद्र जी, ये गुस्सा देश हित के लिए दिखाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे छोटी छोटी बात पे खून मत खोलाइए राजेंद्र जी। रुक जाइए सर, रुक जाइए अवधेश जी, राजेंद्र जी रुक जाइए। सर देखिए इस तरह से मत करिए, अपने अपनी बारी में बोलिए, अपने बात को अच्छे से रखिए। इस तरह से मत करिए कि आपकी बात समझ में भी ना आए, दर्शकों तक भी ना पहुंच पाए, और आप क्या कहना चाह रहे हैं ये हमें भी ना समझ में आए। राम प्रकाश जी, सर मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए दलितों के लिए आप काम कर रहे हैं, वर्षों से आप ग्राउंड पर हैं, और आज जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि शुभम के घर नहीं गए,
अखिलेश यादव, आपको क्या लगता है? एक तरफ से अखिलेश यादव कहते हैं कि क्या मतलब वो सिर्फ पीडीए के होके रह गए हैं, या बाकी लोग अब उनके आगे, पीडीए के आगे उन्हें नजर नहीं आ रहा है? देखिए मैडम, ये तो राजनीति है और आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। अभी कानपुर की अभी एक जगह और घटना हुई थी इलाहाबाद में, तो क्या योगी आदित्यनाथ जी वहां गए थे? भाई वहां तो वहां पर जो है इलाहाबाद की जो घटना घटी थी वहां पे किया था, वहां पे तो दलित को पीटा था वो, और क्षत्रिय समाज के लोग थे। ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में इस प्रकार की राजनीति की जाती है। पहलगाम जैसे मुद्दे पर जहां पर हमारे देश के 27-28 भारतवासी शहीद हो गए, मारे गए, उनके परिवार वालों से पूछिए, और यहाँ पर सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के सभी लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक गोटियां सेक रहे हैं। आज मैं भी लगभग 40 साल से देख रहा हूँ, देश हमारा आतंकवादियों की चपेट में हमेशा रहा है, घटनाएं हुई हैं, लेकिन एक प्रश्न उठता है कि आज से जितनी भी घटनाएं हुई, क्या इससे पहले कभी किसी आतंकवादी ने जात और धर्म पूछ करके किसी की हत्या की? आज हमारी ये हिंदूवादी सरकार है, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, 144 करोड़ लोगों की बात करते हैं, भारतवासियों की बात करते हैं। तो आज उनके शासन काल में मतलब पहली बार हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में कि जो है हिंदू और मतलब धर्म पूछ करके जो है आतंकवादियों ने हत्या की। इससे पूर्व कभी क्यों नहीं हुई? तो सवाल उठता है। लेकिन मेरा सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से अनुरोध है कि ये पहलगाम के मुद्दे पर इस प्रकार की राजनीति न की जाए। और रही बात दलित की बात, तो देखिए मैंने पहले भी मैडम कहा था कि दलित शब्द से मुझे थोड़ा सा विरोध है। आप अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात की बात करिए, ओबीसी पिछड़े की बात करिए, वो मेरी समझ में आता है। तो यहाँ पे भी उसको लेके राजनीति ही होती है। अगर बाबा साहब को और हमारे मतलब बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हैं, अगर उनको आज तो सभी दल, बाबा साहब को तो चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, सभी दल धो रहे हैं ना, उनके नाम पे तो सभी राजनीति कर रहे हैं, कोई एक दल थोड़ी कर रहा है। लेकिन उनके विचारों को कितना आत्मसात कर रहे हैं। जो बाबा साहब से नफरत करते थे, 14 अप्रैल को वो भी बाबा साहब की जयंती मनाने लगे हैं। ये सच्चाई है। चलिए ठीक है सर, ये चीजें और बात करते हैं जो है, और भाई हमारा हम 85 मैडम एक सेकंड मैडम, हम 85% हो करके और हमारा 15% संसाधनों पे हमारा हक है, और जिनकी जो 15% जिनकी आबादी है उनका 85% संसाधनों पे हक है। तो हमारे हक और अधिकार की बात कौन कर रहा है? यहाँ तो केवल राजनीति होती है, हमारे हक और अधिकारों को कोई देना ही नहीं चाहता। ये तो आज हम लोग थोड़ा पढ़ लिख गए हैं, जो हमारे समाज के लोग पढ़ लिख करके सक्षम हो गए हैं। और नहीं तो आज भी देख लीजिए, अगर लोग कहते हैं कि हिंदू की बात करते हैं, अरे हमारे यहाँ हमारे अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात की शादी होती है तो घोड़ी पे चढ़ने से उनको कौन मारता है, कौन रोकता है? क्या वो मुस्लिम समाज के लोग होते हैं, क्या ईसाई समाज के लोग होते हैं, या पारसी समाज के होते हैं? वो तो हिंदू ही होते हैं ना, जो अपने को हिंदू कहते हैं। तो दलितों के साथ तो अन्याय हो रहा है ना, जिनको आप दलित कहती हैं। चलिए ठीक है, भाई हमें न्याय मिल कहाँ रहा है? जी ठीक है राम प्रकाश जी। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा मैडम कि जी बताइए मैडम, जी थैंक यू जी। हाँ, मैं कह रहा हूं कि जैसे देश की राजनीति, हम तो कहते हैं हमारे देश में संतों का काम क्या है? संत पुरुष, संतों को तो राजनीति में आना नहीं। संत का मतलब होता है जो झूठ न बोले, और राजनीति बिना झूठ के हो ही नहीं सकती है। राजनीति में बिना झूठ बोले हो ही नहीं सकती। तो संतों को तो राजनीति नहीं करनी चाहिए, योगी लोगों को तो राजनीति नहीं करनी चाहिए, उनको अपना मठ और मंदिर संभालना चाहिए। नहीं, लेकिन देखिए राम प्रकाश जी, यहाँ पर मैं आपसे अग्री नहीं करती हूँ। अगर योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, मठ संभालने के अलावा अगर वो प्रदेश मैं योगी आदित्यनाथ जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मतलब मैं ये कह रहा हूँ साधु समाज को राजनीति में नहीं आना चाहिए। सन्यासी का मतलब होता है गृहस्थ जीवन और संसाधनों से वो दूर रहना। दुबे जी आपसे समझना चाहूंगी इसके। दुबे जी देखिए, अब बयानबाजी तो सर चल रही है,
और चीजें अब बयानबाजी से बहुत ज्यादा ऊपर उठ गई हैं और ये चीजें अब शोभा नहीं देती है ना कि इस तरह से देश पर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है। एक तरफ पीएम मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं, डिप्लोमेट तरीके से स्ट्राइक की जा रही है, सैन्य जो अटैक की बात हो रही है अभी उसमें थोड़ा वक्त है, लेकिन धीरे धीरे ही सही चीजें अब पाकिस्तान के खिलाफ होती हुई नजर आ रही हैं, कार्रवाई भी हो रही है। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि कितनी बार विपक्ष ने सुरक्षा संबंधी बैठकों की मांग कर ली? सिर्फ ये कह देना कि हम केंद्र के साथ हैं, केंद्र जो फैसला लेगा हम उसके साथ हैं, और फिर पीठ पीछे इस तरह से सरकार पर उंगली उठाना, सरकार की कार्यशैली पर उंगली उठाना, सेना पर उंगली उठाना, सर ये चीज तो समझ से परे। क्यों कर रहा है विपक्ष ये चीजें? देखिए अपूर्वा जी, मैं कई चैनल पर बैठा, मैंने हर चैनल पे ये चीज बोली है। तो इस समय खास तौर पर इस तरीके के मुद्दे का डिस्कशन चैनल पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज कोई भी चीज किसी से छुपी नहीं है, सब जगह पहुंचती है, सब जगह सब कोई देख सकता। उसके बाद भी सरकार ने भी 2-3 गाइडलाइन जारी की हैं उसके बारे में, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे रक्षा विशेषज्ञ झा साहब, डॉक्टर झा जी हैं या विदेश मामलों के विशेषज्ञ, ये अपनी चीज रख सकते हैं, लेकिन हम तो इस बात के पक्ष में कि कम से कम इस मामले में कोई भी चर्चा ना हो, लेकिन हो रही है तो ठीक है। अभी आप सोचिए, विडंबना देखिए कि डॉक्टर झा ने या करोड़ी सिंह जी ने अभी बोला कि भाई इस तरीके की राजनीति ना करो, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का स्पीकर चालू हो गया और सटासट जाने क्या क्या बोल दिए। लेकिन खैर ये उनकी बुद्धिमत्ता की बात है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर चाहूंगा कि देश में बैठे हुए दुश्मनों और बाहर के दुश्मनों को सरकार का ये काम है कि दोनों को नेस्ताबूद अरे दुबे जी एक बार बहुत निशान सुनो पहले, तो बहुत खराब आदत है। अरे दुबे जी उनको भी तो समझाइए, सुनना सीखो, सुनना सीखो यार, सुनना सीखो पहले, सुनना सीखो पहले, सुनना सीखो। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस तरीके से डिबेट करने का मतलब नहीं है, इस तरीके से डिबेट करने का मतलब नहीं है। ठीक है सर, ठीक है दुबे जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर मैं सीधे में झा जी का रुख करूंगी। ठीक है, अगले यादव जी से निवेदन करिए, अपने मुख्यमंत्री को आतंकियों ने हिंदू मारे। सर अब देखिए वही चीज है ना, अब यहाँ पर मैं और आप वाली सिचुएशन नहीं है सर, यहाँ पर सिचुएशन हम वाली है। अरे मैं जो बोल रहा हूँ सर मैं ये आप दोनों से कह रही हूँ, ये मैं सपा से भी कह रही हूँ, ये मैं बीजेपी से कह रही हूँ, बहुत विनम्र भाषा में सर मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर सर सिचुएशन मैं और आप वाली नहीं है, यहाँ पर सिचुएशन हम वाली है। राजनीति का मुद्दा नहीं है सर कि हमने इतना कर दिया, तुमने इतना कर दिया, तुम्हारी सरकार थी तो इतने आतंकवाद हमले हुए, हमारी सरकार में नहीं हुए। प्लीज अरे सुनिए मैडम, पहले सुनिए, लेट मी कंप्लीट सर, लेट मी कंप्लीट प्लीज लेट मी कंप्लीट। नो, पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय नेताजी हो, उन्होंने तो लोकसभा में ये बोला है कि सरकार को चाहिए कि पीओके को कैसे भी करके हिंदुस्तान का अभिन्न अंग बनाए। क्या बात करते हो आप? और ये आज नहीं कहा है, ये तो उसमें कोटेड है लोकसभा के में, आप देखिए लोकसभा में बोला है। और एक बार ठीक है, राजेंद्र जी से एक सवाल होगा, उसके बाद फिर सीधे मैं बीएन झा जी का रुख करूंगी। राजेंद्र जी, अब सर यहाँ पर मैं और आप वाली सिचुएशन नहीं है ना, अब तो यहाँ पर हम वाली सिचुएशन है। एक हमारी कंट्री पर इस तरह से अटैक हुआ है, और इस बार अटैक सुरक्षा बलों पर नहीं है, इस बार अटैक बीएसएफ पर नहीं है, इस बार अटैक हुआ है टूरिस्ट पर, इस बार अटैक हुआ है उन परिवारों पर जो लोग वहां पर घूमने गए थे। अब ऐसी सिचुएशन में मैं और आप वाली तो स्थिति नहीं होनी चाहिए ना, हम वाली सिचुएशन होनी चाहिए कि सरकार जो भी फैसला लेगी, कांग्रेस उनके साथ है, समाजवादी पार्टी उनके साथ है, बसपा उनके साथ है, तमाम जितनी पार्टियां हैं हम सब सरकार के साथ हैं, मुंह तोड़ जवाब देंगे हम कांग्रेस को। ये जो चीजें हो रही है ना यहाँ पे, अलग अलग गठबंधन वाली चीजें, फिर यही चीजें हमें सर वैश्विक मंच पे कमजोर बनाती हैं। देखिए अपूर्वा जी, अभी कैप्टन डॉक्टर झा साहब जो कह रहे थे उसमें काफी बातें जो है वो उन्होंने बिल्कुल सटीक बोली, लेकिन इनको हजम नहीं होंगी, है ना। और दूसरी चीज ये है, राहुल गांधी जी अमेरिका की यात्रा पे गए हुए थे, जैसे ही पता चला तुरंत देश में वापस आए और सीधे कश्मीर में गए, उन लोगों का दुख दर्द बांटने की कोशिश की, वहां जाके देखा, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी
विदेश यात्रा पे थे, से मिले वो वहां लौट पर? कर आते हैं। चुप रहिए, सुनने की नहीं, आदत कश्मीर में डालिए। किससे मिले जाकर, ये भी तो सुनने की बताइए। आदत डालिए। अरे चुप कश्मीर में रहिए। किससे मिले जाकर? अरे तो चुप रहिए, 26 सवाल हिंदू मरे करिए। उनके घर में किसके घर गए? तो 26 चुप हिंदू रहिए, मारे सुनने गए, की क्या आदत कहेंगे डालिए। राहुल गांधी? आप पूर्व जी, रहिए। एक मिनट मैं अवधेश सोच रुक रहा जाइए, हूं, उनको उनकी अरे बात ये कंप्लीट बोलो, करने दीजिए। लेकिन बात बिल्कुल- लेकिन बात राजेंद्र बिल्कुल जी देखिए, ये आपको सवाल बताया, किया ना कि वो कश्मीर कश्मीर में गए, जाके किससे मिलेंगे, कश्मीरी तो थे ही नहीं। कश्मीर कश्मीरी थोड़े ना सर मरे थे। अरे हर बात का जवाब एक मिनट अवधेश जी रुक जाइए। राजेंद्र जी आप जवाब दीजिए सर, 1 मिनट में आप जवाब दीजिए, बाकी मेहमानों का भी मुझे रुक करना है। बस सर 1 मिनट में जवाब दीजिए राजेंद्र जी। ठीक है। अरे सर प्लीज सर, ये चीजें मत करिए, ये चीजें मत करिए। आपको बुलाया करिए, इन्हीं लोगों को बुलाया करिए, इनका प्रचार करा नहीं नहीं, चलिए राजेंद्र जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए। सर देखिए, अब फिर ये चीजें मत करिए ना, ये ईगो वाली चीजें क्यों कर लेते हैं सर आप लोग? यहाँ पर हम पॉलिटिकल डिबेट थोड़े कर रहे हैं सर, पॉलिटिकल डिबेट थोड़े कर रहे हैं। कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी हारेगी, पॉलिटिकल डिबेट थोड़े कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बस हो गया सर। राजेंद्र जी आप बोलिए, अपनी बात कंप्लीट करिए। नहीं आपको अपनी बात कंप्लीट करनी, मैं दूसरे गेस्ट पर जाऊंगी। अब अपनी बात कंप्लीट करिए राजेंद्र जी। आपको बुलाया करिए, उनको बुलाया करिए और उनका प्रचार करा करिए, बनकर बीबी करिए। अरे सर इतना ईगो पे क्यों ले लेते हैं, ईगो पे क्यों ले लेते हैं फिर आप लोग? पॉलिटिकल डिबेट थोड़े कर रहे हैं सर, पॉलिटिकल डिबेट कर रहे हैं क्या हम यहाँ पर बैठ के? नहीं तो आप सुनिए ना उसको, पहले पूरी बात सुनिए ना। यही दुर्भाग्य मैडम हमारे देश का, राजनीतिक दलों का। उसके बाद देखिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, पूरा विपक्ष ने कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, लेकिन हमारे पीएम साहब वहां से भी गायब होते हैं। ठीक है, आप किस तरीके से मुतमईन करना चाहते हैं देश को? इनके एक मंत्री जान देते हैं कि 140 करोड़ भारतीयों को सोचना चाहिए, वो राष्ट्र अपनी देशभक्ति के बारे में सोचना चाहिए। अरे भाई किस किस तरीके के ध्यान दे रहे हो? इनका एक शशिकांत दुबे, उसका एक दुर्गा, पूरी जो सेना है उसके मोबाइल नंबर और वो सब हैंडल पे डाल देता है। आप किस तरीके की राजनीति कर रहे हो हैं? आपके तमाम नेता और तमाम जो भी मीडिया लगातार पाकिस्तानियों को बुला बुला के उनसे डिबेट करता है। एक पाकिस्तानी एंकर है, उन्होंने जो है शहजाद पूनावाला के साथ वो डिबेट कर रही थी, काजी पुस्तक के नाम है उनका। आप बताइए आप कर क्या रहे हैं? पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ है। आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सारे लोगों ने कहा कि आप जो है बुलाइए सबको और बैठाइए, सब बात करिए, पूरा विपक्ष के साथ खड़ा हुआ है। राहुल गांधी जी ने विशेष सत्र बुलाने की बात की, समझे? आप पहुंच जाते हैं कश्मीर पे कि कश्मीर में उनकी सरकार है। अरे भाई वहां पर सुरक्षा एजेंसियां और पूरी सेना चलिए बस ठीक है वीएन झा जी सर रुक जाइए, राजेंद्र जी रुक जाइए, राजेंद्र जी रुक जाइए सर। सवाल मेरा वीएन झा जी से है, सवाल मेरा वीएन झा जी से है सर, रुक जाइए, अब रुक जाइए राजेंद्र जी, अवधेश जी रुक जाइए, ऑडियो डाउन करिए, दोनों का ऑडियो डाउन करिए। सर पॉलिटिकल डिबेट नहीं कर रहे, मैं बार बार दोहरा रही हूँ, ऑडियो डाउन करिए, पीसीआर इनका ऑडियो डाउन करिए, दोनों का। पूरे देश की एकता अखंडता लगी हुई है, आप उस पर भी हिंदू मुसलमान कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए, कितनी बेगारत हंसी हंस रहे हो। सर शर्म आपको भी आनी चाहिए, शर्म हर उस इंसान को आनी चाहिए जो इस विषय पर राजनीति कर रहा है। 27 से 28 लोगों की जान चली गई और आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमने ये किया, तुमने ये नहीं किया। समझे? आप क्या चाहते हैं सर? सीधे सेना को भेज दे वहां पर, अटैक कर दे, वो भी आपको हजम नहीं होगा, आप फिर बाद में उसके भी सबूत मांगने लग जाएंगे सर, सबूत मांगने लग जाएंगे। बस करिए राजेंद्र जी, बस करिए, ठीक है? नहीं सर अभी रुक जाइए, ठीक है अब देखिए बस 20 सेकंड में आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर मैं सीधे सर का रुख करूंगी वीएन झा जी का। जी देखिए मैं ये कह रहा था, अभी राजेंद्र सागर जी बात करी, शुरुआत उन्होंने करी राहुल गांधी जी कश्मीर गए। अरे भाई 26 हिंदू मरे हैं, उनमें किसी घर गए राहुल गांधी? ये बताओ आप, कश्मीर क्या करने गए थे? अरे सर फिर अब ये मत करिए, हर बार में आप हमारे नेता पूछते हैं, अरे भाई कि भाई राजेंद्र जी अध्यक्ष, अब सर अब रुक जाइए, अब दोनों रुक जाइए सर, आपका भी 20 सेकंड कंप्लीट हो गया। राजेंद्र जी आपकी बारी खत्म। सर सिर्फ घरों में जाके, अरे 1 मिनट रुक जाइए सर, रुक जाइए सर प्लीज, ये चीजें मत करिए, प्लीज ये चीजें मत करिए।
फोटो खिंचवा लेना, शर्मानी चाहिए। उनके घर चले जाना, जा रहे हो। 2 आंसू गिरा देना, सर इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। आप क्या चाह रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं? यही करके बस शांत हो जाए, सरकार यही करे, ये शांत हो जाए, फिर कुछ ना करे। बस रुक जाइए सर, हर बार बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं जाती है सर, हर बार बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं जाती। आप लोग सर्जिकल स्ट्राइक के भी सबूत मांग चुके हैं, शर्म करिए, बस करिए सर, हो गया। राजेंद्र जी बस करिए, फिर दलित पर आ गए आप, फिर दलित पर आ गए, बस करिए राजेंद्र जी, बस करिए। उसको एक तरफ लोगों को सर थोड़ी शर्म तो आपको भी आनी चाहिए, बस करिए। वीएन झा जी, अरे सर प्लीज सर, ऑडियो डाउन करवाऊं क्या मैं आपका? फिर वही चीजें आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, वही चीजें कर रहे हैं आप, वही चीजें कर रहे हैं। पॉलिटिकल डिबेट नहीं कर रहे सर हम, रुक जाइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सबूत मांगते हैं सर आप लोग सर्जिकल स्ट्राइक का, शर्म आप इसमें भी करिए। वीएन झा जी, सर हाइब्रिड वॉरफेयर को लेकर भी एक तरह से चर्चा काफी ज्यादा हो गई है कि इन चीजों पर भी भारत को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। डिजिटल स्ट्राइक भी हो रहा है, साइबर स्ट्राइक भी हो रहा है, लेकिन हाइब्रिड वॉरफेयर एक बहुत बड़ी चुनौती है। अपूर्वा, इससे पहले कि मैं हाइब्रिड वॉरफेयर के बारे में कुछ कहूँ, मुझे अभी एक चीज़ देख के बड़ी खुशी हुई कि हमारे पॉलिटिकल जो प्रवक्ता हैं, इनके पास में भी काफ़ी एनर्जी है। अगर सीमा पे कुछ हुआ तो मैं इनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे साथ में चलें, क्योंकि इनके पास में इतनी एनर्जी है कि शायद इनको अगर हम वो SLR या फिर वो सिग्मा 516 अगर इनको हाथ में दे दें तो ये 100-200 दुश्मन को तो जरूर मार देंगे, इतनी इनके पास में मतलब देशभक्ति है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये एक्शन शुरू होने दीजिए। भारत सरकार हर ऐसे लोगों से कहेगी कि अगर कोई अपना योगदान देना चाहता है सीमा पे तो आ जाएं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि हमारे जितने पॉलिटिकल प्रवक्ता हैं, ये लोग मतलब डिस्टिंक्शन से आगे बढ़ेंगे। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। अब आते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर में। देखिए ये एक चीज मैं और ऐड ऑन करना चाहूंगी, हाइब्रिड वॉरफेयर और हाइब्रिड टेररिज्म, जी दोनों का मकसद लगभग एक जैसा है कि आप अलग अलग चीजों को आज के दिन में किस तरह से एक साथ में यूज करते हैं कि आपके सारे मकसद सिद्ध हो जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे बताता हूं, जैसे अगर हम टेररिज्म के बारे में कहते हैं तो टेररिज्म के बारे में जो हाइब्रिड टेररिज्म जो आज के दिन में हुई है, ये लोग आपको बड़े शांति स्वभाव वाले दिखेंगे जब आप इनको एक क्राउड में देखते हैं, लेकिन यही आदमी जब रात में या कहीं और जगह में इनको जब इनपुट मिलती है कि वहाँ पे आपको अटैक करना है, ये अपना वो खींचते हैं अपना मास्क और जो चेहरा छुपाने का, और वहाँ जाके अपना काम करके आ जाते हैं, क्योंकि इनको सपोर्ट सर्विस भी वहाँ पे होती है। इनको वहाँ पे गन देने के लिए लोग होते हैं, वहाँ पे असला देने के लिए लोग होते हैं, वहाँ पे अपना चेहरा ढकने के लिए लोग होते हैं, और वहाँ से वारदात करके किस तरह से निकल जाते हैं उसके लिए भी एक तंत्र, उनके लिए इकोसिस्टम जो है वो खड़ा होता है। तो ये हाइब्रिड टेररिस्ट हैं। अब हाइब्रिड वॉरफेयर जो है वो आज के दिन की वास्तविकता है, खास करके जब से अजरबैजान ने आर्मेनिया के ऊपर में अटैक किया था और जब से रशिया ने अटैक किया हुआ है यूक्रेन पे। तो ये हाइब्रिड वॉरफेयर जो है ये बड़ी तेज गति से बढ़ रही है। जो आज से 3 साल पहले जो था जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी, आज के दिन में ये जो वॉरफेयर है ये किसी और लेवल पे है। यहाँ तक कि जो सैटेलाइट सिस्टम है, सैटेलाइट सिस्टम से आज के दिन में जो ड्रोन छोड़े जाते हैं वो सटीक जाके उसी जगह पे गिरे, इसके लिए सैटेलाइट से उसकी कम्युनिकेशन होती है। 10 सेकेंड और सैटेलाइट से कम्युनिकेशन हो सकती है, और वो कॉन्फिडेंशियलिटी रखने के लिए, सीक्रेसी रखने के लिए कि कोई और उसको इंटरफेयर ना कर सके, कोई उसको जैम ना कर सके। ठीक है सर, वीएन झा जी सर, बहुत माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। देखिए वक्त इतनी इजाजत दे रहा है इस चर्चा के लिए हमें, और सभी मेहमानों का आज की बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस संवेदनशील मुद्दे पर अपने विचार, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आज बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।